प्रस्तावना। विक्टर ई फ्रैंकल की पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग हमारे समय की महान पुस्तकों में से एक है। यदि किसी पुस्तक के अंदर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने वाला सिर्फ एक विचार या एक पैराग्राफ भर हो, तब भी उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उसे अपनी पुस्तकों की अलमारी में स्थान दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक में ऐसे बहुत से अंश हैं जो इंसानी जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार सर्वाइवल के बारे में है। स्वयं को सुरक्षित समझने वाले अनेक जर्मन व पूर्वी यूरोपियन यहूदियों के साथ फ्रैंकल को भी नाजी यातना शिविरों में यातनाएं सहनी पड़ी। उनका वहीं से जीवित वापस आना भी किसी करिश्मे से कम नहीं था, जो कि बाइबल के एक कथन ए ब्रांड प्लक्ड फ्रॉम फायर की पुष्टि करता है। लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन का बहुत विस्तार से वर्णन करने के बजाय, अपने दुखों व कष्टों का विवरण देने के बजाय उन स्रोतों के बारे में बताया है जिनके बल पर वे जीवित रहने में सफल हुए। पुस्तक में वे बार बार नीत्शे के शब्दों को दोहराते हैं, जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए एक क्यों है, वह किसी भी तरह के कैसे को सहन कर सकता है। वे बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से उन कैदियों के विषय में बताते हैं जो अपने भविष्य की सारी उम्मीद खो चुके थे। ऐसे ही कैदियों ने सबसे पहले प्राण त्यागे। उन्होंने भोजन या दवाओं के अभाव में प्राण नहीं त्यागे। आशा का अभाव, जीवन में एक उद्देश्य का अभाव ही उनकी मृत्यु का कारण बना। इसके विपरीत फ्रैंकल ने स्वयं को जीवित रखा और इस सोच को बनाए रखा कि युद्ध समाप्त होने के बाद वे एक बार फिर अपनी पत्नी से भेंट करेंगे। उन्होंने यह स्वप्न देखना भी नहीं छोड़ा कि युद्ध समाप्त हो गया है और वे ऑस्ट्रिच के अनुभवों से मिले मनोवैज्ञानिक सबक एक व्याख्यान में लोगों को बता रहे हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे अनेक कैदी जो जीवित रहना चाहते थे, वे जीवित नहीं रह सके। कुछ को रोग ने नहीं छोड़ा तो कुछ को गैस चैवरों के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस पुस्तक में फ्रैंकल के लिए यह विचार करने का प्रश्न नहीं है कि अधिकतर व्यक्ति जीवित क्यों नहीं रहे। वे तो इस प्रश्न को उठाते हैं कि जो जीवित रहे, उनके जीवित रहने का कारण क्या था। उनके आश्विस के भयंकर अनुभव उनके ही प्रमुख विचारों पर बल देते हैं। जीवन आनंद की तलाश नहीं है, जैसा कि फ्रायड ने कहा था, और न ही इसे सत्ता की तलाश माना जा सकता है, जैसा कि अल्लैड एडलर ने कहा था। यह तो सही मायनों में अर्थ की तलाश से जुड़ा है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है कि वह अपने जीवन के अर्थ की तलाश करे। फ्रैंकल अर्थ के लिए 3 संभावित स्रोतों की बात करते हैं: काम के दौरान, प्रेम के दौरान और कठिन समय में भी अपना साहस बनाए रखना। पीड़ा या कष्ट अपने आप में अर्थहीन होते हैं। हम जिस तरह अपनी पीड़ा के साथ पेश आते हैं, उसे वैसे ही अर्थ या मायने दे देते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं, एक व्यक्ति चाहे तो वह वीर, मर्यादित व गरिमामय बना रह सकता है, या फिर स्वयं को महफूज रखने के प्रयास में वह अपनी मानवीय गरिमा को भुलाकर किसी पशु से भी बदतर व्यवहार कर सकता है। वे मानते हैं कि नाजियों के कैदियों में से केवल कुछ ही ऐसा करने में सफल रहे। लेकिन यदि इस विषय में एक भी उदाहरण दिया जा सकता है, तो हम मान सकते हैं कि मनुष्य का आंतरिक बल उसे उसकी नियति से भी परे ले जा सकता है। अंततः मैं यहाँ फ्रैंकल के एक उल्लेखनीय निरीक्षण के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैं अपने जीवन में तो हमेशा याद रखता ही हूँ। साथ ही दूसरों को सलाह देने के असंख्य मौकों पर भी मैंने उसका प्रयोग किया है। जो बल आपके नियंत्रण से बाहर है, वह आपकी एक चीज को छोड़कर आपसे बाकी सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपसे आपकी यह आज़ादी नहीं छीनी जा सकती कि आप उस नकारात्मक हालात के साथ किस तरह पेश आएंगे। आपके साथ जीवन में जो हुआ, उस पर आपका वश नहीं है, लेकिन आपने उस घटना के प्रति क्या अनुभव किया और उसके साथ कैसे पेश आए, यह तो हमेशा से ही आपके वश में रहा है। आर्थर मिलर के नाटक इंसिडेंट एट विची में एक दृश्य है जिसमें एक उच्च मध्यम वर्गीय व्यवसायी उन नाजी अधिकारियों के सामने आता है जिन्होंने उसके शहर पर कब्जा कर लिया है। वह उन्हें अपने विश्वविद्यालय की डिग्रियां, प्रमुख नागरिकों से मिले सिफारिशी पत्र आदि दिखाता है।
एक नाजी पूछता है, क्या तुम्हारे पास यही सब है? जब वह व्यक्ति हामी भरता है तो नाजी वह सब कुछ कचरे के डिब्बे के हवाले करके पूछता है, बहुत अच्छे, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान हमेशा दूसरों से मिले आदर व मान पर टिका होता है, उसे भावात्मक रूप से नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगती। यदि फ्रैंकल वहां होते तो उन्होंने यही तर्क दिया होता कि जीप तक हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की पूरी आज़ादी है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, और यह आज़ादी हमेशा हमारे पास होती ही है। मेरे अपने सामुदायिक अनुभव भी मुझे यही बताते हैं कि फ्रैंकल के निरीक्षणों में कितनी सच्चाई छिपी है। मैं ऐसे अनेक सफल व्यवसायियों को जानता हूँ जो सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन के लिए सारा उत्साह त्याग देते हैं। उनके काम ने उनके जीवन को अर्थ दे रखा था। जब उनके पास कोई काम नहीं रहा तो वे अपने दिन घर बैठे नीरसता के साथ बिताने लगे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े भयंकर कष्टों व पीड़ाओं को भी यह समझकर सहन कर लिया कि उनकी पीड़ा में भी कोई अर्थ छिपा था, भले ही यह एक पारिवारिक माइलस्टोन रहा हो जिसे बांटने के लिए वे लंबे अरसे तक जीना चाहते थे, या उनके पास एक संभावना थी कि डॉक्टर उनके असाध्य रोग का इलाज खोज रहे हैं। जब उनके पास जीने के लिए एक क्यों आ गया तो उनके लिए कैसे को सहन करना और भी सरल हो गया। मेरे निजी अनुभव में भी फ्रैंकल के ही शब्दों की गूंज सुनाई देती है। मेरी पुस्तक When Bad Things Happens to Good People के विचारों ने केवल इसलिए अपनी ताकत व विश्वसनीयता प्राप्त की क्योंकि वे मेरे उस संघर्ष के संदर्भ में थे जो मैंने अपने पुत्र के रोग व उसकी मृत्यु को समझने के दौरान किया। उसी तरह फ्रैंकल के लोगोथेरेपी के सिद्धांत ने भी आत्मा के उपचार को जीवन के अर्थ से जोड़ते हुए विश्वसनीयता पाई, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी ऑश्विट्ज़ की पीड़ा की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया था। अगर पुस्तक में पहला भाग न होता तो संभवतः दूसरा भाग इतना प्रभावशाली न बन पाता। मेरे लिए यह बात भी बहुत अहम रही कि मैन सर्च फॉर मीनिंग के 1962 संस्करण की प्रस्तावना एक प्रमुख मनोचिकित्सक डॉक्टर गोर्डोन ऑलपोर्ट ने लिखी थी और इस पुनः मुद्रित संस्करण की प्रस्तावना एक साधारण व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। हम समझ चुके हैं कि यह गहन रूप से धार्मिक पुस्तक है जो इस बात पर बल देती है कि जीवन अर्थवान है और हमें अपनी परिस्थितियों की परवाह न करते हुए इसे इसके अर्थ के साथ ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह इस बात पर बल देती है कि जीवन का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और इसके मूल संस्करण में परिशिष्ट को शामिल करने से पहले इसका अंत 20वीं सदी में लिखे सबसे धार्मिक वाक्य के साथ किया गया था। हमारी पीढ़ी बुद्धिवादी है क्योंकि हमने मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में जान लिया है। जो भी हो, मनुष्य ही वह जीव है जिसने ऑश्विट्ज़ के गैस चैम्बरों की रचना की। हालांकि वह भी मनुष्य ही था जो होठों पर ईश्वर का नाम या शेमा इज़राइल के शब्द लिए उन गैस चैम्बरों में दाखिल हो गया। हेरोल्ड एस कुशनर। भाग 1। बंदी शिविर के अनुभव। यह पुस्तक तथ्यों व घटनाओं का लेखाजोखा प्रस्तुत करने का दावा नहीं करती है। यह तो लाखों बंदियों के उन दुखद निजी अनुभवों का ब्यौरा है जो उन्हें यातना शिविरों में हुए। यातना शिविर से वापस लौटे बंदियों में से एक वहां की सच्ची कहानी को इस पुस्तक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह कहानी उस भयानक आतंक की कहानी नहीं है जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है, हालांकि उस पर अधिक विश्वास नहीं किया जाता। यह तो उन अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी का रोजमर्रा का जीवन कैसा था। इस पुस्तक में जिन घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने-माने बंदी शिविरों में नहीं घटी। ये तो उन छोटे शिविरों के बेरहम किस्से हैं जहां सही मायनों में कहर छाया हुआ था। यह महान नायकों व शहीदों को दिए गए कष्टों की और उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है।
नहीं, यह उन प्रमुख कापोस व उन जाने माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छूट व सुविधाएं मिली हुई थी। यह ताकतवर लोगों के कष्टों की कहानी नहीं है, बल्कि उन अज्ञात लोगों के बलिदानों, कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए। ये उन साधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजुओं पर किसी खास पहचान वाले निशान नहीं थे, जिनसे कापो सचमुच घृणा करते थे, जहां आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था, जबकि कापोस को कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधाओं के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वे पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और एसएस के लोगों की तुलना में उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे। बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं बंदियों के बीच में से चुना जाता था जिनका चरित्र यह सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था। वे काम शुरू करते ही एसएस के आदमियों और शिविर के वार्डनों की तरह ही जुल्म डालने लगते थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही परखा जा सकता था। हाँ, यदि वे अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते थे तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था। बाहरी लोग यातना शिविर के भीतरी जीवन के बारे में आसानी से अर्थहीन कल्पनाएं कर सकते हैं। शिविर के बारे में उनकी सोच दया और भावनाओं के आधार पर बनेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किस तरह हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी जिसे वे अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। भाग 1, बंदी शिविर के अनुभव। यह पुस्तक तथ्यों व घटनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का दावा नहीं करती है। यह तो लाखों बंदियों के उन दुखद निजी अनुभवों का ब्यौरा है जो उन्हें यातना शिविरों में हुए। यातना शिविर से वापस लौटे बंदियों में से एक वहां की सच्ची कहानी को इस पुस्तक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह कहानी उस भयानक आतंक की कहानी नहीं है जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है। हालांकि उस पर अधिक विश्वास नहीं किया जाता। यह तो उन अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी का रोजमर्रा का जीवन कैसा था। इस पुस्तक में जिन घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने-माने बंदी शिविरों में नहीं घटी। ये तो उन छोटे शिविरों के बेरहम किस्से हैं जहां सही मायनों में कहर छाया हुआ था। यह महान नायकों व शहीदों को दिए गए कष्टों की और उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है। नहीं, यह उन प्रमुख कापोस व उन जाने-माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छूट व सुविधाएं मिली हुई थी। यह ताकतवर लोगों के कष्टों की कहानी नहीं है, बल्कि उन अज्ञात लोगों के बलिदानों, कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए। ये उन साधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजुओं पर किसी खास पहचान वाले निशान नहीं थे, जिनसे कापो सचमुच घृणा करते थे, जहां आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था, जबकि कापोस को कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधाओं के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वे पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और एसएस के लोगों की तुलना में उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे। बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं बंदियों के बीच में से चुना जाता था जिनका चरित्र यह सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था। वे काम शुरू करते ही एसएस के आदमियों और शिविर के वार्डनों की तरह ही जुल्म डालने लगते थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही परखा जा सकता था। हाँ, यदि वे अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते थे तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था। बाहरी लोग यातना शिविर के भीतरी जीवन के बारे में आसानी से अर्थहीन कल्पनाएं कर सकते हैं। शिविर के बारे में उनकी सोच दया और भावनाओं के आधार पर बनेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किस तरह
हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी, जिसे वे अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। कैदियों का काफिला। अब हम एक ऐसे काफिले की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए औपचारिक रूप से यह ऐलान किया गया कि कैदियों को एक निश्चित संख्या में दूसरे शिविर में भेजा जाएगा। लेकिन यह घोषणा सुनकर कैदियों ने सहज ही यह अंदाजा लगा लिया कि इस काफिले की यात्रा किसी अन्य शिविर में नहीं बल्कि गैस चैम्बर में जाकर खत्म होगी। बीमार, कमजोर और काम करने में अयोग्य बंदियों को चुन चुनकर बड़े केंद्रीय शिविरों में भेज दिया जाता था। वहां पर गैस चैम्बर और शवदाह गृह, श्मशान घाट बनाए गए थे ताकि उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। इस काफिले में जाने वाले लोगों का चुनाव वास्तव में सभी बंदियों और उनके साथी दलों के बीच खुलेआम जंग का ऐलान था। हर कैदी अपनी ओर से गुप्त रूप से यही कोशिश करता कि उसे किसी तरह बंदियों के नामों की सूची का पता लग जाए ताकि वह अपना और अपने दोस्त का नाम उस सूची में से निकालने का कोई तरीका आजमा सके। हालांकि सारे बंदी यह भी जानते थे कि यदि किसी एक व्यक्ति को बचाया जाएगा तो अधिकारी उसके स्थान पर कोई दूसरा शिकार चुन लेंगे। हर काफिले के साथ एक निश्चित संख्या में कैदियों का जाना जरूरी था। अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे थे। उनके लिए वे बंदी एक नंबर से ज्यादा मायने नहीं रखते थे। बंदी ज्यों ही शिविर में दाखिल होते, उनके सारे दस्तावेज और पहचान पत्र वगैरह छीन लिए जाते। कम से कम ऑश्विट्ज़ शहर के कैंप में तो यही तरीका अपनाया जाता था। बंदियों से छीनी गई चीजों में उनका बाकी सामान भी शामिल होता था। इस तरह प्रत्येक बंदी को अपने लिए एक काल्पनिक नाम, पहचान या पेशा चुनने का अवसर मिल जाता था। अनेक बंदियों को अलग अलग कारणों से यही ठीक भी लगता था। अधिकारियों को केवल उन नंबरों से मतलब होता था जो हर बंदी की पहचान करने के लिए उसे दिया जाता था। अक्सर वे नंबर बंदियों की चमड़ी पर गोद दिए जाते थे और उनके पैंट, कमीज या जैकेट पर भी सिले जाते थे। जब भी कोई पहरेदार किसी बंदी को गुनाहगार साबित करना चाहता तो उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी। केवल उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफी होता था। उस एक नजर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, मानो उस बंदी का नंबर ही उसका नाम बन गया हो। अब हम यात्रा के लिए निकलने को तैयार काफिले की बात पर लौटते हैं। उस समय हमें से किसी भी बंदी के पास नैतिकता से सोचने समझने की न तो इच्छा थी और न समय। हर आदमी केवल इस सोच में डूबा था कि उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना है ताकि वह एक दिन घर पर इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके। इसके साथ ही उसे अपनी ओर से अपने किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी करनी थी। इस तरह हर कोई बिना किसी संकोच या झिझक के अपने या दोस्त के स्थान पर किसी दूसरे बंदी या नंबर को काफिले में जाने के लिए आगे करने की फिराक में रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कापोस यानी प्रमुख सिपाही को चुनने का तरीका बहुत नकारात्मक था। केवल बेरहम कैदियों को ही इस काम के लिए चुना जाता था। हालांकि इसमें कुछ सुखद अपवाद भी थे, लेकिन एसएस द्वारा कापास के चुनाव के अलावा सभी बंदियों के बीच मानो अपने आप ही चुनने का सिलसिला जारी रहता। आम तौर पर केवल वही बंदी जीवित रह पाए थे जिन्होंने एक से दूसरे शिविर के बीच सालों की लंबी पैदल यात्राओं में स्वयं को जीवित रखने के लिए सारे नैतिक संकोच ताक पर रख दिए थे। वे अपने आप को बचाने के लिए अपनी ओर से हर उपाय करने के लिए तैयार थे, फिर भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी तरह की बेईमानी क्यों न करनी पड़े। उन्हें निर्दयता, चोरी और मित्रों के साथ धोखाधड़ी करने से भी कोई परहेज न था। हम जैसे लोग जो अब तक संयोगवश या शायद किसी करिश्मे के कारण बचते आए थे, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वह कोई कुछ भी कहे, लेकिन यातना शिविरों में ऐसे कई लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन वे कभी वहां से बचकर वापस नहीं लौट पाए। बंदियों का मनोविज्ञान। बंदी शिविरों के बारे में अब तक ढेरों विवरण सारे तथ्यों के साथ दर्ज हो चुके हैं, या यहाँ तथ्य केवल इसीलिए मायने रखते हैं
क्योंकि वे लोगों के अनुभव का एक हिस्सा होते हैं। यहाँ इन्हीं अनुभवों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक मौजूदा ज्ञान के संदर्भ में शिविरों में बंदी रहे लोगों के अनुभवों को सामने रखने का प्रयत्न करेगी, जो लोग कभी उन शिविरों के भीतर नहीं गए हैं। यह पुस्तक शिविरों को समझने में उनकी मददगार हो सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि यह पुस्तक उन बंदियों के अनुभवों को जानने में सहायक होगी, जो बचकर लौट तो आए लेकिन अब उन्हें अपना जीवन बहुत कठिन लगता है। ऐसे भूतपूर्व बंदी प्रायः कहते हैं, हम अपने अनुभवों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। जो लोग उन शिविरों में रहे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, और दूसरे लोग यह कभी नहीं समझ सकेंगे कि हमने उस समय क्या महसूस किया था और हम आज क्या महसूस करते हैं। इस विषय को व्यवस्थित रूप से पेश करना आसान नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान वैज्ञानिक रूप से निष्पक्ष रवैया चाहता है, यानी विषय को वैज्ञानिक नजरिए व तटस्थ भाव से परखा जाना चाहिए। लेकिन लेखक को ये सभी अनुभव स्वयं एक बंदी के तौर पर ही हुए हैं, तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह अपनी बात निष्पक्षता से कह सकेगा? क्या उसके निरीक्षण हर तरह के पक्षपात से मुक्त होंगे? बेशक ऐसी उदासीनता केवल बाहरी व्यक्ति ही अपना सकता है, लेकिन वह असली मूल्य वाले ब्यौरे कभी नहीं दे सकता। केवल शिविर के अंदर रहने वाला बंदी ही उस जीवन को अच्छी तरह जान सकता है। फिर भले ही वह निष्पक्षता से अपने अनुभवों को परख न सके और उसकी जांच पड़ताल बहुत सटीक न हो, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि पक्षपात हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से यही कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से पक्षपात न हो। इस तरह की पुस्तक को लिखने की सबसे बड़ी कठिनाई भी यही है। कई बार लिखते समय आपके लिए अपने सबसे निजी अनुभवों को बांटना भी जरूरी हो जाता है। मैंने तय किया था कि इस पुस्तक पर अपना नाम नहीं दूंगा, केवल अपना कैदी नंबर ही लिखूंगा। लेकिन जब इसकी पांडुलिपि पूरी हुई तो मैंने पाया कि लेखक का नाम न लिखा होने से पुस्तक अपना आधा मोल ही खो देगी। इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि मेरे भीतर अपनी बात को सबके बीच खुलेआम कहने का साहस भी होना चाहिए। इसलिए मैंने किसी भी सामग्री को हटाए बिना पुस्तक को अपने नाम के साथ छपने दिया। हालांकि मुझे हमेशा से ही किसी भी तरह के दिखावे से सख्त नफरत रही है। मैं यह जिम्मेदारी पाठकों को ही सौंप देता हूँ कि वे इस पुस्तक की सामग्री को अपने हिसाब से छांट लें। हो सकता है कि यह कैदियों के जीवन के मनोविज्ञान को समझने में सहयोगी हो सके, जिसकी पहले विश्व युद्ध के बाद जांच पड़ताल की गई थी, जिसके कारण ही हम बारवर्ड वायर सिकनेस सिंड्रोम कैदियों का एक मनोवैज्ञानिक रोग से परिचित हुए। हम दूसरे विश्व युद्ध के आभारी हैं कि उसने हमें साइकोपैथोलॉजी ऑफ मासेस की जानकारी देकर समृद्ध किया। यहाँ मैंने ली बोन की एक पुस्तक के शीर्षक तथा जाने-माने मुहावरे को जरा नए रूप में पेश किया है। युद्ध ने ही हमें वॉर ऑफ नर्वस दी और इसी ने हमें बंदी शिविर दिए। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि युद्ध के नतीजों व उसके प्रभावों के बारे में हमारे यहाँ बहुत से अध्ययन हुए हैं। ट्रस्टियों की तरह काम करने वाले बंदी या प्रमुख सिपाही, एसएस अधिकारी, नाजी पार्टी का एक विशिष्ट सैन्य दल जो हिटलर के अंगरक्षक और एक विशेष पुलिस बल के रूप में कार्य करता था। सिंड्रोम रोग में अनेक लक्षणों का समावेश, प्रीमियम कूपन का उपहार। चूंकि यह कहानी एक आम कैदी के रूप में मेरे अनुभवों पर आधारित है, इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं पूरे गर्व से ऐलान कर दूं कि शिविर में केवल कुछ आखिरी सप्ताहों को छोड़कर मुझे किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक के रूप में काम पर नहीं रखा गया था। मेरे कुछ सहकर्मी किस्मत वाले रहे, जिन्हें शुरुआत से ही ऐसे पद मिल गए और वे बंदियों को रद्दी कागज के ढेर से बनी बैंडेज लगाकर प्राथमिक चिकित्साएं ही देते रहे। मैं तो कैदी नंबर 1,19,104 था और मेरा अधिकतर समय रेलवे पटरियों के लिए खुदाई करते हुए और पटरियां बिछाते हुए ही बीतता था। एक बार मुझे एक बड़ा मुश्किल काम सौंपा गया था। मुझे अकेले ही एक सड़क के नीचे से वाटरमैन के लिए सुरंग खोदनी थी। आखिर मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। 1944 में
क्रिसमस से ठीक पहले मुझे उपहार स्वरूप तथाकथित प्रीमियम कूपन दिए गए। ये कूपन उस निर्माण कंपनी की ओर से दिए गए थे जिसके पास हमें गुलामों की तरह बेच दिया गया था। कंपनी की ओर से शिविर अधिकारियों को प्रतिदिन हर कैदी के लिए एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता था। कंपनी को एक कूपन 50 फेनिंग डच सिक्का का पड़ता था और हर कूपन के बदले में 6 सिगरेट ली जा सकती थी। अक्सर वे कूपन उनकी अंतिम तिथि निकलने के बाद ही दिए जाते थे, इसलिए उनका कोई मोल नहीं रह जाता था। लेकिन मैं 2 असली कूपनों का मालिक भी बन गया था, जिस पर मुझे बड़ा गर्व था। उन 2 कूपनों के बदले में 12 सिगरेट ली जा सकती थी, पर इससे भी अहम बात यह थी कि उनसे 12 सिगरेट के बजाय 12 कटोरे सूप भी मिल सकता था। भूख से हमेशा तड़पने वाले हम बंदियों के लिए 12 कटोरे सूप का लालच एक बड़ी बात थी। दरअसल धूम्रपान की खास सुविधा तो केवल कापोस को ही मिली हुई थी, जिन्हें साप्ताहिक कूपनों के साथ उनका पूरा राशन दिया जाता था। अगर कोई बंदी किसी वर्कशॉप या गोदाम में काम करता था तो उसे भी कभी-कभी खतरनाक काम करने के बदले में कुछ सिगारेट इनाम स्वरूप दे दी जाती थी। इस मामले में केवल वही लोग अपवाद थे जो अपने जीने की आस छोड़ चुके थे और अपने अंतिम दिनों का पूरा आनंद लेना चाहते थे। हम जब भी किसी साथी को उसकी अपनी सिगरेटों के भंडार को फूंकते देखते तो समझ जाते थे कि उसने अपनी जीने की आस छोड़ दी थी। जीने की आस को यूं एक बार खो देने के बाद उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन होता है। अगर कैदियों के अनुभवों और निरीक्षणों से तैयार सामग्री का अध्ययन किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि बंदी शिविर के लिए बंदियों के मन में पैदा होने वाली प्रतिक्रिया के 3 चरण होते थे। उसे शिविर में भेजे जाने का चरण, बंदी शिविर में मग्न होने का चरण और उसके आजाद होने के बाद का जीवन। अगर आप पहले चरण के लक्षण की बात करें तो वह बड़ा हैरतअंगेज था। हालात ऐसे होते थे कि शिविर में दाखिल होते समय हर बंदी लगातार सदमों का सामना करता था। मैं आपको अपने ही दाखिले से जुड़े सदमे की मिसाल देता हूँ। काफिले की दास्तान। पिछले कई दिनों से करीब 1500 बंदी 24 घंटे सफर कर रहे थे। रेलगाड़ी के हर डिब्बे में 80 कैदी यात्रा कर रहे थे। सभी कैदियों को उनके सामान के ऊपर ही लेटना पड़ता था, जो कि उनकी बची कुची निजी संपत्ति कही जा सकती थी। रेलगाड़ी के डिब्बे कैदियों से इस तरह से हुए थे कि केवल खिड़कियों के ऊपरी हिस्से से ही दिन के प्रकाश की हल्की सी झलक मिलती थी। हर कैदी इसी उम्मीद में जी रहा था कि वह गाड़ी उसे किसी हथियार बनाने वाले कारखाने की ओर ले जा रही है, जहां उसे एक बंधुआ मजूदर की तरह काम करना होगा। हम यह भी नहीं जानते थे कि अभी तक हम सिलेसिया में ही हैं या पोलैंड पहुंच गए हैं। इंजन की सीटी का स्वर ऐसी करुण व तीखी पुकार जैसा लगता था, मानो गाड़ी यात्रियों के बोझ तले दबकर कराह रही हो, जबकि यह गाड़ी अपने यात्रियों को एक विनाश की ओर ले जा रही थी। इसके बाद गाड़ी किसी बड़े स्टेशन के पास शंटिंग करने लगी। उत्सुक सहयात्रियों में से कोई चिल्लाया, यहाँ एक संकेत दिखाई दे रहा है, ऑश्चिज। उस एक क्षण में मानो सबके दिल की धड़कन थम सी गई। ऑश्विज यह नाम तो सबके लिए गैस चैम्बर, शवदाह गृह व बंदियों की सामूहिक हत्या का दूसरा नाम था। आखिरकार वह गाड़ी धीरे धीरे, लगभग सकुचाते हुए आगे बढ़ी, मानो अपने सहयात्रियों को जितना हो सके ऑश्विज के भयानक नतीजों से बचाना चाह रही हो। दिन की हल्की उजास के साथ हमें गाड़ी में से ही एक विशाल कैंप की 4 दीवारी में लगी तारें दिखाई देने लगी। मीलों मील तक लगी कंटीली तारें, रें, वॉच टॉवर्स, सर्च लाइट्स और फटेहाल कपड़ों में इंसानी आकृतियां। हम नहीं जानते थे कि वे दिन के धुंधले उजाले में धुंधलाती हुईं सीधी वीरान सड़कों पर पैदल चलते हुए जाने किस ओर जा रही थी। वहां से चीखने, चिल्लाने और आदेश के अंदाज में बजती सीटियों के स्वर भी सुने जा सकते थे। हम नहीं जानते थे कि उनका क्या मतलब था, पर मेरी कल्पना शक्ति कहती थी कि बहुत से लोग फांसी के तख्तों पर झूल रहे हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब तो हमें हर जगह ऐसे ही भयंकर दृश्यों और अनुभवों का गवाह बनना था।
आखिरकार हमारी गाड़ी मंजिल पर जा पहुंची। पहले छाई खामोशी के बाद चारों ओर से आदेश के तीखे स्वर गूंजने लगे। असल में यह तो एक शुरुआत भर थी, क्योंकि अब तो हमें शिविरों में रहते हुए लगातार उन तीखे और कठोर सुरों में मिल रहे आदेशों को दिन रात सहन करना था। वे स्वर ऐसे थे मानो कोई शिकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, पर इस सुर में एक अजीब सी कठोरता थी। एक ऐसे आदमी का सुर जिसे दिन रात इसी तरह चिल्लाना पड़ता हो, एक ऐसे आदमी का सुर जिसकी बार बार हत्या की गई हो। बंदी शिविरों की ओर। अचानक रेलगाड़ी के डिब्बे अपने चिरपरिचित शोर के साथ खले और कुछ बंदियों का जत्था भीतर घुस आया। वे धारीदार वर्दी में थे, उनके सिर मुंडे हुए थे, लेकिन वे दिखने में बहुत हट्टे-कट्टे थे। वे सभी यूरोपियन भाषा में बोल रहे थे, जिसमें लगभग एक निश्चित मात्रा में हास्य भी शामिल था, जो हमें ऐसे हालात में बहुत ही घिनौना लग रहा था। जिस तरह डूबते इंसान के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है, उसी तरह मेरे मन में छिपे आशावाद, जो अक्सर निराशाजनक हालात के बीच भी मेरी भावनाओं को वश में रखता आया है, ने इस सोच को बढ़ावा दिया। हाँ, ये कैदी दिखने में भले चंगे लगते हैं, सही सलामत हैं और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे हैं। कौन जाने, शायद मुझे भी उनके जैसा ही कोई पद सौंप दिया जाए। मनोरोग चिकित्सा में एक निश्चित अवस्था होती है, जिसे मौत की सजा रद्द होने का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को प्राणदंड दिया जाना है, वह अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह भ्रम पाल लेता है कि शायद उसे आखिरी पल में माफी मिल जाए और उसकी मौत का हुक्म वापस ले लिया जाए। हम सब भी इसी तरह आशा की डोर को थामे रखते हैं और आखिरी पल तक यही मानते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमारे डिब्बे में घुस आए लाल लाल गालों और गोल चेहरों वाले कैदियों के चेहरे देखकर हमें भी हौसला मिल रहा था, लेकिन भला तब हम यह कहीं जानते थे कि वे सब बंदी एक ऐसे चुने हुए खास वर्ग से थे, जो कई वर्षों से प्रतिदिन स्टेशन पर आने वाले बंदियों को इसी तरह शिविरों में ले जाने का काम करता था। वे नए आए हुए बंदियों व उनके सामान का जिम्मा भी उठा लेते थे। इस सामान में लोगों के पास रखी दुर्लभ वस्तुएं तथा तस्करी किए गए जवाहरात भी शामिल होते। युद्ध के आखिरी वर्षों में ऑश्विट्ज़ निश्चित रूप से यूरोप के विचित्र स्थानों में से रहा होगा। वहां सोने, चांदी, प्लेटिनम व हीरो आदि के अनूठे भंडार सिर्फ विशाल गोदामों में ही नहीं, बल्कि एसएस अधिकारियों के हाथों में भी रहते थे। एक के बाद एक सदमा। रेलगाड़ी से उतारकर 1500 कैदियों को एक ऐसे छोटे से बाड़े में ट्रेस दिया गया, जिसमें शायद मुश्किल से 200 कैदियों की जगह रही होगी। भूख और सर्दी के मारे जान निकल रही थी। वहां किसी का लेटना तो दूर, इतनी भी जगह नहीं थी कि हर कोई फर्श पर उखू होकर भी बैठ सके। पिछले 4 दिनों से हर बंदी के लिए 5 औंस डबल रोटी का टुकड़ा ही पेट भरने का साधन था। तभी मैंने सुना कि शेड का एक बड़ा बंदी अधिकारी एक सदस्य के साथ हीरे और प्लेटिनम जड़े टाई पिन के लिए मोल तोल कर रहा था। अधिकतर सौदेबाजी शराब के लिए ही होती थी, जिसे वे श्रब्स कहते थे। अब मुझे यह तो याद नहीं है कि एक गे शाम मनाने के लिए भरपूर मात्रा में ट्रैप्स जुटाने के लिए कितने हजार अंकों की जरूरत थी, लेकिन मैं यह जानता था कि लंबे समय से वहां रह रहे इन कैदियों का शराब के बिना गुजारा नहीं था। ऐसे हालात में उन्हें खुद को शराब के नशे में झोंके रखने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता था? कैदियों का एक दल ऐसा भी था जिसे एसएस के लोग भरपूर मात्रा में शराब दिया करते। ये वही लोग थे जिन्हें गैस चैम्बरों व शवदाह गृहों में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और जो अच्छी तरह जानते थे कि एक दिन उन्हें नए व्यक्तियों के लिए यह जगह खाली करनी होगी और फिर वे मजबूरी में अपनाई गई जल्लाद की इस भूमिका को जारी रखने के बजाय स्वयं ही इसके शिकार हो जाएंगे। हमारे काफिले में साथ आए हर कैदी के मन में अब भी यही गलतफहमी थी कि वह किसी तरह बच जाएगा और अब भी सब कुछ ठीक है। हमें एहसास तक नहीं था कि इसके बाद कैसे कैसे भयानक अनुभव हमारा इंतजार कर रहे थे। उस समय हमें यह पता नहीं था कि पर्दे के पीछे का अर्थ क्या हो सकता है।
हम वहां घट रही सभी घटनाओं से बिल्कुल अनजान थे। हमसे कहा गया कि अपना सामान गाड़ी में ही छोड़कर कतारें बना लें। स्त्री और पुरुषों की 2 कतारें एक बड़े एसएस अधिकारी के आगे से गुजर रही थी। आज मुझे वह दिन याद करके हैरानी होती है कि कैसे मैंने अपने कोट के अंदर अपना झोला छिपाने का साहस कर लिया था। मेरी कतार के पुरुष एक एक कर अधिकारी के आगे से निकल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अगर अधिकारी ने मेरा थैला देख लिया तो यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं अपने पिछले अनुभव से जान चुका था, वह कम से कम मुझे धकियाकर नीचे तो धकेल ही सकता था। मैंने सहज होने का प्रयास करते हुए अपनी कमर सीधी की ताकि उसे मेरी पीठ का भार दिखाई न दे। अब मैं उसके ठीक सामने था। वह एक लंबा और दुबला पतला मी था, जो अपनी बेदाग वर्दी में बड़ा चुस्त-दुरुस्त दिखाई दे रहा था। एक लंबी यात्रा के बाद गंदे और फटेहाल कपड़ों में खड़े हम बंदियों की तुलना में उसकी छवि बहुत अलग दिख रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से दाईं कलाई को आराम से सहारा देते हुए चेहरे पर एक बेपरवाही का भाव ओढ़ा हुआ था। उसका दायां हाथ उठा हुआ था और वह अपने हाथ की एक उंगली से बंदियों को दाईं या बाईं ओर जाने का संकेत देता जा रहा था। हम में से किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी की उंगली के संकेत के पीछे कौन सा भयानक अर्थ छिपा हो सकता है, जो केवल दाएं या बाएं जाने का ही संकेत दे रही थी। उसके अधिकतर संकेत बाईं ओर के लिए ही थे। अब मेरी बारी थी। तभी कोई मेरे कान में धीरे से बोला कि दाईं ओर भेजने का अर्थ है बंदी को काम के लिए चुना जाना, जबकि बाईं ओर उन रोगियों व बंदियों को भेजा जा रहा है जो काम नहीं कर सकते थे। ऐसे सभी बंदियों को एक विशेष शिविर में भेजा जाता था। मैं इंतजार कर रहा था कि सभी घटनाएं क्रमानुसार सामने आएंगी। उनमें से बहुत सी घटनाएं तो पहले ही घट चुकी थी। मैं अपने थैले के भार से बाईं ओर जरा झुका हुआ था, लेकिन स्वयं को सीधा रखने की भरपूर कोशिश भी कर रहा था। एसएस के अधिकारी ने मुझे हिचकिचाहट से देखने के बाद अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैंने भी होशियार दिखने की भरपूर कोशिश की। उसने मेरे कंधे पकड़कर तब तक घुमाए जब तक मेरा चेहरा दाईं ओर नहीं मुड़ गया। फिर उसने मुझे उसी दिशा में भेज दिया। शिविर में हमारा पहला दिन। हमें उसी दिन शाम को उस उंगली के खेल के मायने समझ में आ गए। यह हमारे जीवन या मृत्यु के लिए लिया गया पहला फैसला या पहला चुनाव था। हमारे काफिले के अधिकतर व्यक्तियों यानी लगभग 90% साथियों के लिए यह मौत का फरमान था। अगले कुछ ही घंटों में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। जो लोग बाईं ओर भेजे गए थे उन्हें स्टेशन से सीधा कदमताल करते हुए शवदाह गृह की ओर भेज दिया गया और फिर वे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिए गए। वहां काम कर चुके एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उस इमारत के दरवाजों पर कई यूरोपियन भाषाओं में स्नानघर लिखा था। अंदर जाते ही हर कैदी को एक साबुन का टुकड़ा दिया जाता और फिर, लेकिन शुक्र है कि मुझे वे सब घटनाएं दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आतंक के बारे में पहले से ही बहुत से दस्तावेज मौजूद हैं और लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हम में से जो लोग बच गए थे यानी काफिले के साथ आए केवल कुछ प्रतिशत बंदी, उन्हें शाम को यह सब पता चला। मैंने वहां पहले से रह रहे बंदियों से पूछा कि अन्य बंदियों और मेरे दोस्तों को कहाँ भेजा गया था। क्या उसे बाईं ओर भेजा गया था? उसने पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। तब तुम उसे वहां मिल सकते हो। उसने एक और इशारा किया। कहाँ? मैंने पूछा। उसने कुछ गज की दूरी पर दिख रही चिमनी की ओर इशारा किया, जिससे निकलती आग की लपट पोलैंड के आसमान पर जाते हुए आगे जाकर एक बादल में ओझल हो रही थी। वह देखो, तुम्हारा दोस्त स्वर्ग की दिशा में जा रहा है, जवाब आया। लेकिन मैं यह बात तब तक नहीं समझ सका जब तक मुझे 2 टूक शब्दों में सारी हकीकत नहीं समझाई गई। मैं बातों को सिलसिलेवार ही बता रहा हूँ। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो स्टेशन से धुंधल से भरी उस सुबह से लेकर शिविर में हमारी पहली रात तक हमारे लिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी था।
हमें हथियारबंद एसएस पहरेदारों के साथ स्टेशन से दौड़ाया गया। हम शिविर की ओर जाते हुए उन कंटीली तारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली का करंट था। इसके बाद हमें अपने शरीर को साफ सुथरा करने की कसरत से गुजरना था। जो लोग बच गए थे उनके लिए यह सचमुच का श्रान था। एक बार फिर से हमें यह झूठी तसल्ली होने लगी कि हमारे साथ कुछ बेहतर होने जा रहा था। एसएस अधिकारी दिखने में अच्छे लग रहे थे। जल्दी ही हमें उनकी सज्जनता का परिचय भी मिल गया। वे हमारे साथ सिर्फ तभी तक भले बने रहे जब तक उन्होंने हमें फुसलाकर हमारे हाथों पर बंधी घड़ियां नहीं हथिया ली। वैसे भी हमें अपनी सारी संपत्ति तो उन्हें देनी ही थी। हमारा सारा सामान अब उनका था। अगर हम अपनी घड़ी उनमें से किसी एक को देते तो हमारे लिए ही फायदेमंद था। शायद वह किसी दिन हमारी भलाई का बदला चुका देता। हमें एक बरामदनुमा स्थान पर इंतजार करने को कहा गया जो कीटाणुनाशन कक्ष के बाहर बना था। फिर एसएस के आदमी आए और उन्होंने जमीन पर कुछ कंबल बिद्या दिए। वे चाहते थे कि हम अपना सारा सामान, हमारी घड़ियां और जेवरात आदि उन कंबलों पर फेंक दें। अब भी कुछ सीधे और मासूम बंदी ऐसे थे जिन्होंने एसएस अधिकारियों से यह पूछकर सबको चकित कर दिया कि क्या वे अपनी शादी की अंगूठियों, कोई मेडल या गुडलक पीस अपने साथ रख सकते थे। उन्हें अब भी यह बात समझ नहीं आई थी कि उनके पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। Next part soon.